रात के तकरीबन 9 बजे थे। ऑफिस से आने के बाद मैंने रोजाना की तरह अकेले डिनर किया और फ्री होकर हॉल में बैठा सिगरेट पीने लगा। ऐसा हमेशा से नहीं होता था। मेरे साथ मेरा एक दोस्त रवि भी इसी घर में रहता था, लेकिन जब से उसकी जॉब दिल्ली में लगी तो उसको नोएडा छोड़कर जाना पड़ा। उसको गए हुए सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए थे और मुझे बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। मैं उसको याद ही कर रहा था कि मेरे मोबाइल पर उसका मैसेज आया। मैंने जवाब दिया, ठीक है, मैं 8 बजे से पहले घर आ जाऊंगा। मुझे ये बात अजीब लग रही थी कि मेरे साथ रहने के लिए एक लड़की आ रही है जो कि मुझे जानती तक नहीं, शायद रवि को जानती है। इसी वजह से वो मुझ पर भरोसा करने के लिए तैयार है। रवि को किए गए मैसेज के हिसाब से मैं उस दिन टाइम से घर पहुंच गया और 8 बजे तक खाना खाकर फ्री हो गया। हॉल में बैठकर मैं मोबाइल में ड्रीम लाइट स्टोरी टीवी देखने लगा और उसने अलमारी के दरवाजे पर चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। वो चाकू साथ ही साथ में टाइम भी बराबर देख रहा था। जब 9 बजे तो मुझे लगा कि शायद रवि ने मेरे साथ मजाक किया है, लेकिन अगले ही पल डोरबेल बजी और मैं दरवाजा खोलने चला गया। सामने देखा तो 22-23 साल की खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। जी आप? मेरा नाम सानिया है। आपके पास कोई कमरा खाली है? मैं समझ गया कि उसको रवि नहीं भेजा है और उसे बिना कोई दूसरा सवाल किए अंदर ले लिया। डाइनिंग हॉल में बैठकर मैंने उसको पानी पीने के लिए दिया और फिर सामने बैठकर बातें करने लगा। रवि ने बताया था कि आपकी यहाँ जॉब लगने वाली है, इसलिए आपको घर की जरूरत है। जी हाँ, मेरी जॉब लग चुकी है। आपको मेरे साथ इस घर में रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे नॉनवेज खाने का बहुत शौक है। आप बता दीजिए कि आपको उससे कोई परेशानी तो नहीं होगी? मैं वैसे तो नॉनवेज खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी मुझे अकेले घर में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए मैंने उसकी इस बात पर कोई इशू नहीं बताया। सिर्फ इतना कहा कि जिस दिन तुम नॉनवेज बनाओगी तो मेरे आने से पहले ही खा लिया करना। उसके बाद मैंने उसे वो कमरा दिखाया जिसमें रवि रह रहा था और उसको वो पसंद भी आ गया। मैंने उसको आईडी वगैरह के बारे में भी नहीं पूछा, ये सोचकर कि उसको रवि ने भेजा है तो भरोसे के लायक ही होगी। अगले दिन जब मैं ऑफिस से घर लौट रहा था तो मुझे बहुत देर हो गई। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, जिससे पता चला कि शायद कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। जब मैं अपने एरिया में पहुंचा तो देखा कि आसपास काफी भीड़ जमा है और एक जगह खासकर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। बाइक से उतरकर मैं भी उस जमावड़े की तरफ गया और देखा तो मेरे भी होश उड़ गए। जमीन पर एक लाश पड़ी हुई थी, या फिर ये कहूं कि अधूरी लाश। उसका सिर्फ पैर और सीने तक का हिस्सा ही खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था, बाकी का शरीर था ही नहीं। पहचानना बहुत मुश्किल था कि वो लाश किसकी है। सिर्फ उसकी फटी हुई जींस से ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि मरने वाला कोई आदमी ही था। कुछ ही देर में वहां पुलिस आ गई और फिर मैं भी अपने घर की तरफ चला गया। सानिया ने दरवाजा खोला और मैं हमेशा की तरह हॉल में सोफे पर जाकर बैठ गया। मैंने महसूस किया कि घर में से एक अजीब सी स्मेल आ रही है, ठीक वैसी स्मेल जैसी रास्ते में मिली उस लाश से आ रही थी। मैं समझ गया कि इसने आज नॉनवेज बनाया है, लेकिन वो स्मेल मुझे सड़े हुए मांस की लग रही थी। वो इस वक्त किचन में मेरे लिए खाना निकाल रही थी और मैं उसको खिसियाई हुई नजरों से देख रहा था, लेकिन वो मुझसे नजरें नहीं मिला रही थी। मेरा मन था कि उसको इस बारे में पूछूं, लेकिन फिर याद आया कि उसको रवि ने भेजा है तो मैं शांत ही रहता। ये स्मेल वाला सिलसिला अब हर दूसरे दिन का हो गया था।
इसका मतलब था कि वो हर दूसरे दिन अपने खाने के लिए मीट बनाया करती थी। लेकिन मुझे ये बात ज्यादा ही अजीब लग रही थी, क्योंकि मीट में से इतनी बुरी स्मेल नहीं आती जितनी कि मेरे घर में आनी शुरू हो गई थी। वह स्मेल किसी सड़े हुए मांस की महसूस होती थी। इन दिनों शहर में कई लोगों के लापता होने की खबर भी फैल रही थी, और इस बात पर मेरा ध्यान इसलिए गया था क्योंकि गायब होने वाले सभी लोग मेरे एरिया के आसपास के ही थे। धीरे धीरे कुछ दिन गुजरे और दिवाली का दिन नजदीक आने लगा। दिवाली से एक दिन पहले जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो देखा कि हमारा पड़ोसी देवांश मेरे घर से बाहर निकल रहा है। मुझे सामने देख वो पहले तो हड़बड़ाया, फिर बोला, हेलो अमित, कैसे हो? मैं ठीक हूं, तुमको मुझसे कोई काम था क्या? इस पर वो मुस्कुराया और बोला, नहीं नहीं, आपसे कोई काम नहीं था, मैं तो बस सानिया जी से मिलने गया था। यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि देवांश पूरी कॉलोनी में एक छिछोरे लड़के के नाम से मशहूर था। मैंने उससे आगे कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि सानिया ने उसको मिलने बुलाया था या फिर वो अपनी मर्जी से उस पर चांस मारने गया था। घर के अंदर जाकर मैं रोज की तरह सोफे पर बैठा और सानिया ने मुझको पीने के लिए पानी दिया। सानिया, ये देवांश यहाँ किस लिए आया था? देवांश बहुत ही मजाकिया और अच्छा लड़का है, जो भी काम बोलो फटाफट कर देता है। बस ऐसे ही थोड़ी देर के लिए आया था। यह सुनकर मैं समझ गया कि वह देवांश के बारे में ठीक से नहीं जानती, लेकिन मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा और डिनर करके अपने कमरे में पहुंच गया। मैंने ये बात अब नोटिस की कि मांस की वो स्मेल अब उसके कमरे से आती थी। शायद वो मेरी वजह से अपने कमरे में ही खाना खाती थी। 4 नवंबर 2021, दिवाली का दिन। यह वो दिन था जब सानिया के सारे राज खुलने वाले थे। उस दिन मैं भी तकरीबन 8 बजे के टाइम घर पहुंचा था। अंदर घुसने से पहले मैंने देखा कि देवांश मेरे दरवाजे पर खड़ा है। मैं उसके पास पहुंचता इससे पहले ही दरवाजा खुला और सानिया ने उसको अंदर ले लिया। उन दोनों में से किसी ने मुझे देखा नहीं था। मैंने दरवाजे पर हाथ लगाया तो वो आराम से खुल गया। शायद दोनों ही अंदर से लॉक करना भूल गए थे। जब मैं अंदर गया तो हॉल में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैं दबे पांव सानिया के कमरे की तरफ चला गया। उस कमरे का दरवाजा बंद था और मुझे ये देखना था कि अंदर चल क्या रहा है, इसलिए मैं भी हॉल से झांक कर देखने लगा। देवांश बेड पर बैठा था और सानिया उसके ठीक सामने खड़ी थी। सानिया जी, आपने बताया नहीं कि आपको मुझसे क्या काम है। मेरे डैडी को पता चला कि दिवाली पूजा के टाइम मैं घर पर नहीं हूँ तो मुझे डांट सुनने को मिल सकती है। बस थोड़ी देर का काम है। इतना कहकर सानिया उसके करीब गई और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। ये आप क्या कर रही हैं? अपने नए शिकार की तैयारी। उसकी आंखों का रंग लाल हो चुका था और दांत किसी भेड़िए के दांतों जैसे खतरनाक हो चुके थे। सानिया ने अपने पंजों के दोनों अंगूठे बड़ी ताकत के साथ उसकी आंखों में घुसेड़ दिए। उसकी आंखों से खून निकलने लगा था और अब वो कुछ भी देखने के काबिल नहीं था। सानिया ने उसको छोड़ दिया और कुछ मिनटों तक उसको इधर उधर हाथ मारते हुए देखकर हंसने लगी। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और उसकी कलाई पर अपने दांत गाड़ दिए। मैं अंदर घुसकर उसको बचाने जाता, लेकिन सानिया का नया रूप देखकर मेरी आवाज तक निकलनी बंद हो गई। जाहिर था कि वो कोई इंसान तो नहीं थी। उसने एक मुंह देवांश के पंजे पर मारा और उसके हाथ की 2 उंगलियां टूटकर सानिया के मुंह में जा चुकी थी। वो एक दरिंदे की तरह हंसते हुए उसकी उंगलियां चबा रही थी।
यह देखने में बहुत ही गंदा और डरावना लग रहा था। मैं मेरे मुंह पर हाथ रखा हुआ था जिससे कि मेरी आवाज ना निकले, और खौफ से भरी निगाहों से वो भयानक मंजर देख रहा था। मुझे सानिया के मुंह से निकल रही चपड़ चपड़ की आवाज और देवांश के मुंह से निकली चीखें सुनाई दे रही थी। अब उसने देवांश का हाथ पूरा पीछे तक मोड़कर उसकी गर्दन पर मुंह मारा और एक मांस का टुकड़ा अपने मुंह में लेकर चबाने लगी। फिर उसने दूसरी तरफ उसकी गर्दन पर दांत गाड़े और उसका खून चूसने लगी। इस बार देवांश बहुत ही जोर से चिल्लाया था। मैं उसका खून तब तक चूसती रही जब तक कि उसकी आवाज और सांसें बंद नहीं हो गई। देवांश का मृत शरीर अब जमीन पर पड़ा था और सानिया उसके पास बैठी उसके शरीर का एक एक हिस्सा बड़ी बेसब्री के साथ चबा चबा कर खा रही थी। कमरे में बहुत जोर की स्मेल फैल चुकी थी और अब बाहर मेरी नाक तक पहुंच रही थी। मैं समझ गया था कि जो स्मेल अब तक मुझे परेशान किए थे वो इंसानों की मांस की स्मेल होती थी। मेरी सांसें अब बहुत तेज तेज चलने लगी थी। देवांश के मरने के बाद अब वहां शांति सी हो चुकी थी। शायद इसी वजह से सानिया के कानों में मेरी सांसों की आवाज पहुंच गई। मुझे पता है अमित, तुम बाहर खड़े होकर सब कुछ देख रहे हो। बेफिक्र रहो, मैं तुमको कुछ नहीं करूंगी क्योंकि तुम्हारे ही घर पर मुझे मेरा मनपसंद खाना मिलता है। यह सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गया था और अचानक से दरवाजे से अलग हो गया। तभी बाहर से पूजा अर्चना करने की आवाज सुनाई दी। इसका मतलब था कि पड़ोस में दिवाली पूजा शुरू हो चुकी थी। आवाज काफी तेज आ रही थी जिससे पता चलता था कि उन्होंने साउंड सिस्टम का यूज किया है। तभी मैंने सुना कि कमरे के अंदर से सानिया के चीख पुकार करने की आवाजें आ रही है। बंद करो, बंद करो, क्या चल रहा है ये? बंद करो, इसको बंद करवाओ। भजन की आवाज उसके कानों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो इधर उधर कानों पर हाथ रखे पागलों की तरह भागने लगी। मैंने उसको दरवाजे की तरफ आते देखा तो बाहर से लॉक कर दिया। अमित, दरवाजा खोल, खोल नहीं तो मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कहते हुए वो दरवाजा पीट रही थी और मैं बाहर खड़ा ये सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर भजनों की आवाज ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है तो इससे छुटकारा भी शायद इसी से मिल सकता है। मैं भागकर अपने पड़ोसी के घर गया। तो वहां सब मुझे देखकर हैरान से रह गए। मेरा डरा सहमा हुआ चेहरा सब देख रहे थे। मुझे वहां एक स्वामी जी नजर आए तो मैं उनके पास चला गया। आप जल्दी से मेरे साथ चलिए, बहुत बड़ी मुसीबत है। मेरे घबराए हुए हाव भाव को देखकर उन्होंने भी कोई सवाल नहीं किया और जल्दी से मेरे साथ मेरे घर पहुंचे। सानिया अभी भी कमरे में बंद दरवाजा खुलवाने के लिए गुहार लगा रही थी। दरवाजा खोल, खोल नहीं तो मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। स्वामी जी मेरे साथ उस कमरे के दरवाजे पर जाकर रुक गए और मेरी तरफ देखकर बोले, ये बुरी शक्ति तुम्हारे घर में सिर्फ इसलिए वास कर सकी क्योंकि इस घर में तुम कभी पूजा नहीं करते और यहाँ भगवान की कोई मूर्ति या तस्वीर भी नहीं है। अब मुझे इससे छुटकारा कैसे मिलेगा स्वामी जी? मैंने पूछा। स्वामी जी ने पहले अपने गले में से एक माला निकालकर मेरे गले में डाली और फिर मुझे कहा, जैसे ही मैं मंत्र जाप करना शुरू करूंगा इस द्वार को खोल देना और मुख्य द्वार पर खड़ी होकर उसको बाहर जाने से रोकना। जब तक ये माला तुम्हारे गले में है वो तुमको कुछ नहीं कर सकती। स्वामी जी ने जैसे ही मंत्र जाप करना शुरू किया मैंने दरवाजा खोल दिया और फटाक से मेन डोर पर जाकर खड़ा हो गया। उनके मंत्रों की आवाज से सानिया के कान फटे जा रहे थे। उसका रूप अब और भी भयानक होता जा रहा था। वो चिल्लाती और स्वामी जी से चुप होने को कहती। स्वामी जी मंत्रों का जाप करते करते अपने कमंडल में हाथ डालते और बार बार उसके ऊपर पानी फेंकते
जितनी बार भी उसके शरीर पर पानी पड़ता था वह तड़प उठती थी। जब वो भागकर मेरी तरफ आई तो मैं डर गया था, लेकिन जब उसकी नजर मेरे गले पर पड़ी हुई माला पर पड़ी तो वो दूर से ही वापस लौट गई। उसको बाहर भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर उसकी नजर मेरे घर की बड़ी विंडो पर पड़ी। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं जरूर वापस आऊंगी। तेरी मौत पक्की है अमित। इसको रोको, स्वामी जी ने कहा, लेकिन वो बहुत तेजी के साथ खिड़की से बाहर कूदी और वहां से भाग गई। स्वामी जी, क्या वो वापस आएगी? इस घर का शुद्धिकरण होने के बाद वो यहाँ नहीं आ सकती। और रही बात तुम्हारी, तो तुम अपने गले से ये माला कभी मत उतरने देना। स्वामी जी ने इतना ही कहा और फिर उन्होंने मेरे पूरे घर का शुद्धिकरण किया और उनके कहने पर मैंने हॉल में बप्पा की मूर्ति की स्थापना कर दी। तब से आज तक वो मुझे दोबारा नजर नहीं आई, लेकिन उसकी वह बात अभी भी मुझे परेशान कर देती है जो उसने कही थी, मैं वापस जरूर आऊंगी। और जब भी मुझे वो बात याद आती है तो मेरे मुंह से निकलता है, गणपति बप्पा मोरया।